किस तरह से देखते हैं इस तमाम तर मामले को? नवाज शरीफ के वकील ने अब तहरीरी दलाइल भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए हैं। देखिए जी, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि पहले तो मैं कानूनी एंगल पे बाद में आता हूँ। पहले तो मैं आपको एक केस आर्ग्यू करने के तरीकाकार के ऊपर कमेंट करना चाहूंगा। जी। पाकिस्तान में जब भी कोई आदमी अपना डिफेंस देता है तो वो पहली डेट पे अपना सारे का सारा डिफेंस सबमिट करता है, उसके बाद उसको आर्ग्यू करता है। और अगर एडिशनल डिफेंस या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या एडिशनल एविडेंस देना चाहे तो उसकी स्पेसिफिक परमिशन कोर्ट से ली जाती है। ये वाहिद पाकिस्तान का केस है जहां ये कहा जा रहा है कि 1843 में प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जाना का इम्कान है, तो वहां ये भी देखा जाए कि 1843 में प्राइम मिनिस्टर को बेतहाशा मौके फराहम किए गए हैं कि पहले वो अपना एक स्टांस लेते हैं, फिर दूसरा सुप्रीम कोर्ट के सामने लेते हैं, तीसरा जो है वो अपने आर्गुमेंट्स में लेते हैं, चौथा कंक्लूजन में लेते हैं। और आज जब सुप्रीम कोर्ट का अंदर केस खत्म हो गया, जब सारे मीडिया में ये भारी बात थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैपिटल एफएसडी को एक्सेप्ट किया हुआ है, उसकी चेयरमैनशिप को एक्सेप्ट किया हुआ है, तो आज दलाइल जो रिटन आर्गुमेंट्स आप जिनका जिक्र कर रही हैं उसमें उनके वकील साहब भी फरमाते हैं कि हमने इसको एज अपेंडिक्स सबमिट किया था क्योंकि नॉमिनेशन पेपर जो हैं उसमें इसकी जगह नहीं थी। पहले तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखना होगा कि इतने मुतजाद बयानात में से दुरुस्त कौन सा है और क्या इतने मुतजाद बयानात सुप्रीम कोर्ट के सामने दिए जा सकते भी हैं कि नहीं। अब हम उसकी लीगल साइड पे आते हैं। लीगल साइड में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ही इज ड्यूटी बाउंड टू फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न्स बिफोर द एफबीआर। उसमें आर्टिकल सेक्शन 114 या 115 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत अगर तो ये कंपनी के चेयरमैन थे और उस कंपनी में से इनका बैंक अकाउंट भी होगा और इनके ऊपर एक इल्जाम ये भी है कि इनको सैलरी मिलती थी, ये तमाम चीजें उसमें डिक्लेयर्ड हैं। फिर हम आगे चलते हैं नॉमिनेशन पेपर्स। अब नॉमिनेशन पेपर्स में हम इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं कि इन्होंने 7 अपेंडिक्स पर लगाया है, लेकिन उस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्रोविजन से ये कैसे बाहर निकलेंगे? क्योंकि एक पार्लियामेंटेरियन के लिए तो वैसे भी एक आम शहरी से ज्यादा पेडेस्टल हाई रखा गया है और फाइलिंग हिज रिटर्न। तो ये क्लियरली मिस डिक्लेरेशन में आता है। और इसके अंदर जो लोग ये सवालात कर रहे हैं कि 1843 में डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन कैसी होगी, तो उनका जवाब ये है कि जहांगीर तरीन केस और साथ साथ राय हसन नवाज केस दोनों में मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स के ऊपर डायरेक्टली 1843 में डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। तो ये मामला तो बड़ा सिंपल है, लेकिन मेरे नजदीक सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ये कि सबसे पहले इनकी स्टेटेड पोजीशंस के अंदर जो डिफरेंट चेंजेस आई हैं उनको असेस करें, रिसर्टन करें। और हमें एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये पता होना चाहिए कि अगर ये राइट इनको मौजूद है, ये फिर हमें भी मौजूद हो कि जैसे जैसे मामला सख्त हो रहे हों या नरम हो रहे हों, उनकी अकॉर्डिंगली हम अपनी पोजीशन बदलते रहें। ठीक है अहमद मंसूरा साहब, जिस तरह से आपने भी बात की कि एडिशनल एविडेंस देना चाहते हैं तो इस पर जो कोर्ट है उससे परमिशन लेना होती है। अब जो एविडेंस दिए जा रहे हैं शरीफ फैमिली की जानिब से अपने दिफा के लिए, तो फिर आप समझते हैं कि अब इन एविडेंस की कोई अहमियत है? देखिए जी, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि जो जिस तरह एक नए शवाहिद और दस्तावेजात लाए गए जो सलमान अकरम राजा साहब ने प्लेस किए कोर्ट में, अगर JIT के टाइम पे वजीर आजम पाकिस्तान के पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे तो उनको ये JIT के सामने रखने चाहिए थे। और अगर JIT के सामने नहीं थे तो एटलीस्ट मीडिया में आगे कह देते, क्योंकि ये तो अपनी चीजें हैं पहले मीडिया में रिलीज करते हैं। जिस तरह उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त बरहमी का इजहार किया कि सलमान राजा साहब से पूछा गया, जिसको राजा साहब ने डिनाई किया कि मीडिया में क्यों डॉक्यूमेंट्स पहले आए हैं, आप दलाइल भी मीडिया में दे दें। ना ये मीडिया में आए हैं, ना ही उनकी पार्लियामेंट्री स्पीच में आए हैं, ना सुप्रीम कोर्ट की स्टेटेड पोजीशन जवाब में आए हैं, ना ही कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आए हैं। आज अगर ये डॉक्यूमेंट्स तहरीरी दलाइल के अंदर जा रहे हैं तो इनके दो ही मकासद हो सकते हैं। एक कि JIT के सामने ये डॉक्यूमेंट्स प्लेस ना होते ताकि इन पे क्रॉस क्वेश्चनिंग ना होती। सेकेंडली कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल ना करता। और तीसरी बात है कि अगर गॉड फॉरबिड हम वजीर आजम को बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जाली या कंकॉक्टेड हैं, तो इनकी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट 1843 में इनको डिस्क्वालिफिकेशन ना करे और ट्रायल की तरफ मैटर भेज दे, जहां पर फिर सेनेट का इलेक्शन भी गुजर जाए और उसकी पॉलिटिकल सारे के सारे सिनारियोज भी देखे जा सकते हैं। तो अहमद मंसूरा साहब, जिस तरह से आपने भी बात की कि एविडेंस जो है वो बाद में दिए जा रहे हैं, हमने देखा 126 दिन की समाअत में नहीं दिए गए, उसके बाद 60 दिन की इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद 5 दिन के जो दलाइल दिए गए, तो आप समझते हैं कि एक कोशिश मामले को प्रोलॉन्ग करना भी हो सकती है? मेरे नजदीक जी जो इसमें बज़ाहिर चीज नजर आती है, बादी नजर जो चीज नजर आती है वो मकसद यही नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इतना बैम्बूजल और इतना कंफ्यूज कर दिया जाए और अब वो मौका आगे से उनको ना दिया जाए कि क्वेश्चनिंग हो सके और वो ऑटोमेटिकली कह दें कि जी ये केस नैब का रेफरेंस बनता है, तो नैब के रेफरेंस भेज दें या नैब को ये मैटर रेफर कर दें। और नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्व कर चुका है वो आप, मैं और सब जानते हैं कि उन्होंने इसको एक डेड डिपार्टमेंट कहा है। तो बात यह है कि 1843 में डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन को बड़ा तरीकेकार और बड़ी एक सोची समझी तरीकेकार साजिश ही कहूंगा मैं, तो उसको कंफ्यूज किया जा रहा है ताकि जजेस इस कंक्लूजन पे ना आ सके।
ठीक है, ये बताइएगा बैरिस्टर साहब के जिस तरह से ये भी जवाब में कहा गया है कि 2013 के नामजदगी फॉर्म में अकामा और मुलाजमत की तफसीलात ही कॉलम में नहीं थी और ये वजह दी जा रही है कि तफसीलात नहीं दी गई, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस समझते हैं आप? देखिए जी, अगर तो अपनी नॉमिनेशन पेपर्स में उनकी ये बात दुरुस्त है कि इसकी तफसीलात नहीं थी और हमने साथ अपेंडिक्स लगाया है, मेरा तो सिर्फ एक क्वेश्चन है कि ये सामने क्यों नहीं बात पहले लाई गई। और अगर लेट्स से ये बात दुरुस्त है तो बिल्कुल जो उनकी नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनको दुरुस्त तस्वर किया जाएगा, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। कि अगर उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज बीइंग आस्क्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर कि आपने ये डिक्लेयर किया है, उस पर इतने मौके बदलने के बाद आज अगर इन कागजों को सामने लाया जाता है तो उसकी बेसिक वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट में आप सब हेयरिंग्स कवर करते रहे, सारा मीडिया कवर करता रहा है, एनी मीडिया चैनल कैन कम एंड से कि जी ये बातें वहां हुई हैं। अब अगर आज इन बातों को सामने लाया जा रहा है तो शकूक तो डेफिनेटली फिर रेज होंगे इस पे, लोग सवालात तो करेंगे कि क्या एक आम शहरी पाकिस्तान ये हक रखता है कि वो किसी भी स्टेज पर जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करा दे और जब अदालत फैसला देने वाली हो तो मैं एक तहरीरी दलाइल से अपने डॉक्यूमेंट्स दे दूं और मैं कहूं सर आप इन पे फैसला कर दें। हाउ इज दैट पॉसिबल? लॉ तो सबके लिए एक जैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन भी सबके लिए एक जैसी है। अगर 1843 में सदीक बलोच और राय हसन नवाज के केसेस टेकअप करके और उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है तो हाउ इज प्राइम मिनिस्टर एनी डिफरेंट? और वजीर आजम पर उनका इतलाक क्यों नहीं होगा क्योंकि वो भी एक मेंबर नेशनल असेंबली।